हेलो गुड इवनिंग के साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। आज फिर से हम आप सबका वेलकम करते हैं क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार है। नया चैप्टर हम क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का जो काव्य खंड है उसमें लगातार हम लोग पढ़ते आ रहे थे। लेसन 4 तक हम लोग का हुआ था। फाइनली लेसन 5 का चैप्टर एक्सप्लेनेशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप सब इस वीडियो को भाई अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जबरदस्त सेशन है। जो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को समझ जाता है उसके लिए क्वेश्चन आंसर करना, ऑब्जेक्टिव करना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है ना? तो आप सबको प्लीज मुस्कान लेकर आना चेहरों पर क्योंकि आपकी मुस्कान से आपका सारा प्रॉब्लम पहले ही खत्म हो जाएगा। और प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर देंगे ताकि हमें फिर वही एनर्जी, वही जोश मिल जाएगा। फिर अंत तक वही जोश में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आज का लेसन 5 काव्यखंड क्लास 12 हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम हो या चाहे अंग्रेजी मीडियम हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्टूडेंट होगा, सबके लिए बिहार बोर्ड का होगा तो यही पढ़ना है। बिहार बोर्ड का होगा तो यही पढ़ना है। ध्यान रखेंगे सब कोई। आज थोड़ी सी क्लासेस लेट चल रही है, 9:30 बजे ही होने वाली थी क्लास, लेकिन केमिस्ट्री का बैच था इसकी वजह से लेट हुआ। फिर 9:40 हुआ और फाइनली 9:45 हो गया। 5 मिनट लेट है, कोई बात नहीं। चलो तो ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आज जबरदस्त मजेदार सेशन होगा, बहुत ही मजा आएगा। आप सब प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आज फिर आप एक बात सोचो, 13 चैप्टर है आपका गद्य खंड में, काव्य खंड में। ग्रामर तो ये चुटकी में मसल दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लेना सब। अब 5वां चैप्टर हम लोग निकल गए। अभी 5वां महीना ही चल रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कहाँ है। चलेंगे। कवित्व। कवित्व किसके द्वारा लिखा गया? यह छंद है। छंद का एक प्रकार होता है, छंद का ही एक प्रकार होता है सवैया, कवित्व। तो यहाँ पर हम आपको छंद नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको यहाँ पर कवित्व, जो पाठ का ही नाम समझते हैं, चैप्टर का नाम ही समझिए कवित्व। एक कवित्व छंद का रूप होता है। 6 पंक्तियों की जो रचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। कवित्व जिसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? भूषण जी। कौन है बच्चों? भूषण जी। सब कोई चैट सेक्शन में लगाओ, कौन है इस चैप्टर के राइटर? भूषण जी। ध्यान रखेंगे सब कोई। सर पहले आपको गद्य खंड को समाप्त कर देना चाहिए था। देखो दोस्त, 5 चैप्टर उसमें पढ़ाए हैं, 5 चैप्टर इसमें पढ़ाए, ताकि आपको पूरे किताब से परिचय करवाना हमारा काम है। ठीक है ना? टेंशन मत लो, हमारी जिम्मेवारी है वो। और आप अगर सोच रहे हो कि मैं नोट्स बना रहा हूँ सर, बताओ अब तो मेरा बीच से ही गायब हो जाएगा, नहीं। अब दूसरी कॉपी पे ना काव्य खंड कर लो, गद्य खंड का अलग कर लो, काव्य खंड या 50-50 में कर लो। ठीक है? भूषण जी। कवित्व पाठ के लेखक कौन है बच्चों? भूषण जी। सब कोई चैट सेक्शन में लगा देंगे। वेरी गुड। ग्रामर भी होगा, टेंशन मत लो सब कोई। प्लीज अभी यहाँ पढ़ाई पे फोकस, अभी पढ़ाई पे फोकस। जो क्वेश्चन पूछी वो बताना। लेखक है हमारे भूषण जी। इनका जन्म 1613 में हुआ था। 1613, 1613 में इनका जन्म हुआ था। 1613। जन्म स्थान कहां था? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर में। ध्यान रखेंगे सब कोई। क्या? उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर में इनका जन्म हुआ था। किनका? भूषण जी का। अब देखिए, इनके पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। पिताजी का नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? रत्नाकर त्रिपाठी। ध्यान रखेंगे सब कोई, प्लीज 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 लास्ट तक। इनका वास्तविक नाम अज्ञात है। वास्तव में इनका क्या नाम था? अज्ञात, किसी को नहीं पता भाई। अब 1613 में ही इनका जन्म हुआ, मतलब एक तो ये अनुमान लगाया गया है। वहां पर माता सती की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये भूषण परिवार की खानदान की है। फिर पूरा देवता उनको कुल देवी मानता है तिकवापुर में। तो ऐसा माना जाता है कि चलो तिकवापुर ही लगा दिया गया कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर में ही भूषण जी का जन्म हुआ। और इनका वास्तविक नाम भैया अज्ञात है। उपनाम क्या था? भूषण। भूषण की उपाधि किसी ने दिया था इनको, ये भी इनका अपना नाम नहीं है। भूषण की उपाधि इनको मिली थी। कौन दिया था दोस्त? चित्रकूट के राजा, देखेंगे, चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सिंह ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। अब मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन क्या होगा कि सर जी भूषण जी को भूषण की उपाधि कौन दिया था? तो रुद्र शाह। कौन? राजा रुद्र शाह ने। कहां के राजा थे? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह। कभी कभी तो ये भी सुनने को मिलता है कि रुद्र शाह के पुत्र जी थे।
पर ऐसा ही मतलब आपका जो टेक्स्ट बुक कहता है फाइनली वो ये कहता है कि रुद्रशाह सिंह ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। उपाधि समझते हो ना? देखो ये रीतिकाल के प्रवर्तक कवि थे, रीतिकाल के कवि हैं। अब आपसे जैसे हम लोग करते थे ना ये क्वेश्चन कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के हैं? भक्ति काल के। तुलसीदास जी किस काल के हैं? भक्ति काल के। नाभादास जी किस काल के हैं? भक्ति काल के। सूरदास जी किस काल के हैं? भक्ति काल के। तो भूषण जी किस काल के हैं? रीति काल के। रीति काल का ऐसा समय माना जाता है 1643 से 1843 तक का समय जो माना जाता है दोस्तों वो रीति काल का माना जाता है। क्या? रीति काल का समय माना जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। अब चलिए, इनके जो दो भाई थे, एक भाई का नाम था चिंतामणि त्रिपाठी और एक का नाम था मतीराम। चिंतामणि त्रिपाठी जी और आचार्य थे मतीराम जी। इनके ये भाई थे कौन? भूषण जी। यानी भूषण जी के दोनों भाई। भूषण जी एक्चुअली ऐसे थे ना, इनको इनकी भाभी के साथ पटती नहीं थी, नहीं बनता था। भाभी में और इनमें कुछ ना कुछ नोक झोंक हुआ ही रहता था, इसलिए ये बाहर ही निकल जाते थे, इधर उधर जाते थे, किसी का बखान करते थे और वहां पर कोई जगह देता था रहने के लिए, पुराने के लिए किसी का बखान करते थे। ये जाकर के पूरा उनके ये वीरता का बखान करेंगे। एक्चुअली रीति काल के अधिक कवि श्रृंगार रस के थे। किस रस के थे? श्रृंगार रस के। लेकिन ये ऐसे कवि निकल गए जो श्रृंगार रस को छोड़ करके वीर रस अपना लिए। क्या? वीर रस। तो क्वेश्चन पूछेगा भूषण जी के काव्य में कौन सा रस है? तो वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। ध्यान रखिएगा, वीर रस, वीरता का बखान करते हैं ये। ऐसे ही ये चले जाते हैं किसके पास? एक बार ये चले जाते हैं छत्रपति शिवाजी के यहाँ। छत्रपति शिवाजी के यहाँ जाते हैं और उनका ये बखान करते हैं, तो वो आश्रय देते हैं उनको, आश्रयदाता। आश्रयदाता इनके लिए कौन था? फाइनली छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना बुंदेला के राजा छत्रसाल। देखिए अब यहां से क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी आश्रयदाता जो इनको जगह देने वाले थे, आश्रय देने वाले थे, शिवाजी के पुत्र भी थे साहू जी। क्वेश्चन पूछेगा शिवाजी के पुत्र का क्या नाम है? बच्चों बताना, साहू जी। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम है? साहू जी। पन्ना के राजा थे क्षितिपाल। और क्षितिपाल के पुत्र, अच्छा पन्ना के नहीं, सॉरी पन्ना के तो बुंदेला राजा छत्रसाल थे ना, छत्रसाल। और इनके पिताजी का नाम था क्षितिपाल। छत्रसाल के पिताजी का क्या नाम था भाई? क्षितिपाल। क्या? क्षितिपाल। ध्यान रखेंगे, लाल क्षितिपाल, यानी कि क्षितिपाल के लाल है ये। लाल मतलब पुत्र है। क्या है? पुत्र है। बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, वो लगातार आपके लिए इतना मेहनत होता है, फिर भी आप लोग यार हद है, कंजूसी तो छोड़ोगे नहीं सब। कहोगे सर गाना सुना दीजिए, गाना सुनाना है, गाना सुनना का शौक करता है। चलो तो अब देखो रचना इनकी जो थी, ये लिखे थे क्या क्या? शिवराज भूषण। शिवराज भूषण ग्रंथ है, शिवराज भूषण। शिवा बावनी छत्रसाल दशक। ध्यान रखेंगे, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण में 384 छंद है, शिवा बावनी में 52 मुक्तक है। ध्यान रखना, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? क्वेश्चन पूछेगा। शिवा बावनी, बावनी से 52 मुक्तक, ये ग्रामर का पद होता है मुक्तक, जो छंद में पाया जाता है। फाइनली अभी ध्यान रखेंगे मुक्तक, ऐसे ही याद रखो, मैं जब छंद बता दूंगा आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा शिवराज भूषण में कितने छंद है? 384 छंद। 384 छंद। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो 52 मुक्तक। ध्यान रखना सब। अब चलो, इनकी द्वारा जो लेखनी है, कृति है, रचना है, वो कुछ इस प्रकार है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास नामक कृतियां बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना, जिसमें आज हम लोग इनका पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनकी रचना। ध्यान रखेंगे सब कोई, भूषण हिंदी साहित्य के बहुत ही सम्मानित कवि थे। ध्यान रखेंगे। वीरता का बखान किया गया है। किसका? वीरता का बखान इस चैप्टर के अंदर। किसका भाई? तो देखते हैं किसका बखान किया गया है। देखिएगा, ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझ लेना। भूषण जी वीरता का बखान किए हैं। किसका बखान करेंगे सर जी? तो शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी का बखान करने वाले हैं इसमें।
इसमें छत्रपति शिवाजी का क्या करने वाले हैं, बखान करने वाले हैं। तो समझ में आ रहा है ना? यस, सब कोई मैं पूछूंगा, बताते चलना, एक्सप्लेनेशन मजेदार होना चाहिए। ओके, इंद्रजिमी जंभ पर, वाह जी वाह, देखो कैसे बखान कर रहे हैं, अरे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। कौन कह रहा है? भूषण जी। अब देखो आगे की शुरुआत इनकी, इंद्रजिमी जंभ पर। जंभ का मतलब यम, जंभ का मतलब यम, जिमी का अर्थ हो जाता है जैसे। समझना प्यारे, दर्शन करिए इसका। जिमी का अर्थ हो जाता है जैसे, जंभ का मतलब यम, पर मने पर, इंद्र मतलब इंद्र। जैसे इंद्र यम पर राज करते हैं, समझिएगा, इंद्र का जम पर, इंद्र का जैसे यम पर राज है, वैसे ही छत्रपति शिवाजी का भी राज है। आगे मिलेगा फाइनली ओवरऑल लाइन, मैं शुरू से बताते चल रहा हूं, समझना। इसका अर्थ क्या है कि जिस प्रकार, जिमी का मतलब जैसे है, जिस प्रकार इंद्र का राज किस पर है? जंभ पर। जंभ मतलब यम पर। अब इंद्र यम पर, यमराज बाड़ो जो अंब पर। बाड़ो का मतलब बाड़वाग्नि, समुद्र के अंदर जो चट्टानों की टक्कर से अग्नि उत्पन्न होती है, वो किस पर राज करती है? अंब। अंब का मतलब हो जाता है पानी। अंब का मतलब पानी। पहले अभी अर्थ समझते चलो, फिर जब एक कतार में एक पंक्ति में बोलूंगा मजा आ जाएगा हो। जिस प्रकार इंद्र का यम पर राज है, जिस प्रकार समुद्र की अग्नि का पानी पर राज है, जिस प्रकार रावण पर रघुकुल राज है। रघुकुल, रघुकुल, जय श्री राम, हर हर महादेव। राम जी का राज रावण पर है, दंभ रावण पर, पापी रावण पर जिस प्रकार राम जी का राज है। पवन का, जिस प्रकार बादल पर, पवन मतलब पवन, पवन मतलब हवा, और बारीबाह का अर्थ हो जाता है बादल। बारीबाह का अर्थ क्या होता है? बादल। जी हाँ, बारीबाह का मतलब बादल। अब हवा जिधर बहेगा बाहर भी उधर चलेगा, बादल भी वही जाएगा। तो बादल डिपेंड हो गया किस पर? हवा पर। तो हवा राज कर रहा है, बादल चल इधर, मैं इधर चल रहा हूं ना, चल इधर, तो हवा भी उधर जाता है, बादल भी उधर जाता है। एक बार फिर से, हर बार हम आपको बताएंगे सारी पंक्ति को। जिस प्रकार इंद्र का यम पर राज है, जिस प्रकार बाड़वा अग्नि यानी समुद्र की अग्नि का पानी पर राज है, जिस प्रकार रघुकुल राज यानी श्री राम जी का रावण पर राज है, जिस प्रकार हवा का बादल पर राज है, जिस प्रकार शिव शंभु का, शंभु रतिनाह पर, रतिनाह, रतिनाह का मतलब किसको? कामदेव को, रति के पति को। रति जो थी ना, भगवान शिव रति के पति को अपने त्रिनेत्र से जला दिए थे कामदेव से। कामदेव कहता है, कामदेव कहते हैं उसे, जला दिए थे। तो रति दौड़ते दौड़ते गई शिव जी के पास, हे प्रभु ये क्या किया आपने? आपने तो मेरे पति को ही जला दिया। रति पूरा गिड़गिड़ाई, भगवान शिव के सामने प्रार्थना की कि उनको जीवित कर दीजिए, पूरा गिड़गिड़ाई। फिर शिव जी कहते हैं ठीक है जाओ, आज के बाद तुम्हारे पति हर प्राणी के खून में वास करेंगे। कामदेव पेड़ पर छुप गया था, वो पेड़ पर छुप गया था, उसको अपने त्रिनेत्र से जला दिए थे, राज किए। वही मतलब कहने का अर्थ ये है कि शंभु जी, शिव शंभु का रतिनाह पर, कामदेव पर राज है। इस प्रकार जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। परशुराम जी, परशुराम जी सहस्त्र बाहु को वहां काटे थे। देखो सहस्त्र बाहु कौन था? एक राजा था। सहस्त्र बाहु कौन? एक राजा। ध्यान रखिएगा सब कोई। यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? एक बार बता दो यस और नो, सब कोई प्लीज बता देंगे, मैं चैट देख रहा हूं आप लोग का। समझ आ रहा है यस और नो? चलिए बहुत ही बढ़िया। यस गुरुदेव, चलो बहुत अच्छा, सुंदर, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो सहस्त्र बाहु पर परशुराम जी का जिस प्रकार राज है, दावा,
द्रुमदंड पर, दावा का मतलब हो जाता है समुद्र में लगी आग, सॉरी जंगल में लगी आग को दावा कहते हैं। दावानल आपने पढ़ा होगा, जंगल की आग को दावा। द्रुमदंड पर मतलब क्या है कि जब जंगल में आग लग जाए तो अब द्रुमदंड यानी कि जो भी वृक्ष की लताएं होती है, टहनियां होती है, सब जल जाती है। आग आया और सबको जला करके राख दिया, यानी आग राज कर लिया किस पर? उस वृक्ष की लताओं पर, वृक्ष की टहनियों पर, द्रुमदंड पर आग आकर के इन सब पे राज कर लिया। चीता राज करता है मृग के झुंड पर, जिस प्रकार मृग के झुंड पर चीता, कदर फिल्मों में देखे होंगे ना, मृग के झुंड पर चीता, अरे मतलब अपने आप को शेर कहते हैं, मतलब अजीब सा कहते हैं अपने आप को। तो यहां पर भी कुछ यही कर रहे हैं, कौन? भूषण जी शिवाजी की वीरता का बखान कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार, देखो अब एक लाइन में बोल रहे हैं, जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र की अग्नि का पानी पर, रावण पर राम जी का, हवा का बादल पर, कामदेव पर शिव शंभु का, सहस्त्रबाहु पर परशुराम जी का, आग आग जंगल की आग का द्रुमदंड पर यानी वृक्ष की लताओं पर, मृग के झुंडों पर चीता का राज है। जिस प्रकार भूषण वितुंड, वितुंड मतलब हाथी, जिस प्रकार मृग, हाथियों पर मृग राज, हाथियों पर शेर का राज है, उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार इसका शिवाजी का भी राज है। लेकिन एक और चीज, तेज तम अंश पर, तम मतलब अंधकार, तेज मतलब प्रकाश, जिस प्रकार प्रकाश का अंधकार पर राज है, यानी अंधकार हट जाता है कब? जब प्रकाश आ जाता है तब। कान्हा जिमी कंस पर किसका राज है? कन्हैया जी का। कंस पर किसका राज है? कन्हैया जी का। उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शिवाजी का राज है। फाइनली भूषण जी कहते हैं, इनको वीरता का बखान करते हैं, वीर रस है इसमें। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र की अग्नि का पानी पर, रघुकुल राम के रावण पर, और क्या है, बादल का हवा पर, हवा का बादल पर, शिव शंभु का रतिना यानी कि कामदेव पर, सहस्त्रबाहु पर परशुराम जी का, जंगल की अग्नि का वृक्ष की लताओं पर, चीता का मृग के झुंडों पर, हाथियों के झुंड पर शेर का, और तेजतम अंधकार पर प्रकाश का राज है, कंस पर कन्हैया का राज है। इतने लोगों का राज जिस प्रकार है, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शिवाजी का राज है। तो शिवाजी को बताया जा रहा है कि भाई आप इंद्र जैसे हैं, आप समुद्र की अग्नि जैसे हैं, तुलना दी जा रही है, इनका नाम संबोधित किया जा रहा है कि जैसे ये राज करते हैं ना इन लोगों पर, वैसे शिवाजी मलेच्छ वंश पर राज करते हैं। इस पर राज करते हैं, मलेच्छ वंश पर। तो मलेच्छ वंश पर कौन राज करता है? शिवाजी। शिवाजी को किन किन नामों की उपाधि, तुलना कैसे कैसे दी गई थी? इनको कहा जा रहा है कि जैसे इंद्र यम पर राज करते हैं, वैसे शिवाजी मलेच्छ वंश पर राज करते हैं। जैसे समुद्र की अग्नि का पानियों पर राज होता है, वैसे शिवाजी का मलेच्छ वंश पर राज होता है। जैसे हवा का बादल पर राज होता है, वैसे मलेच्छ वंश पर शिवाजी का राज होता है। जैसे रावण पर श्री राम का राज होता है, वैसे ही मलेच्छ वंश पर शिवाजी का राज होता है। जैसे सहस्त्रबाहु पर परशुराम जी का राज होता है, वैसे शिवाजी का मलेच्छ वंश पर राज होता है। जैसे मृग के झुंडों पर चीताओं का राज होता है, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शिवाजी का राज होता है। जिस प्रकार अंधकार पर प्रकाश का राज होता है, उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर शिवाजी का राज है। जिस प्रकार कंस पर कन्हैया जी का राज है, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शिवाजी का राज है। ओवरऑल यही तो मतलब निकला। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? तो ये रहा इसका अर्थ। इसका अर्थ आप लोग समझ गए। यहां पर भूषण जी आते हैं और शिवाजी का बखान कर देते हैं। वीर रस है, वीरता का बखान किए। किसका? वीरता का बखान किए। पेट दर्द करने लगा मेरा। और दूसरा देखिए, इसमें छत्रसाल की तलवार के बारे में बखान किए हैं। छत्रसाल जो क्षितिपाल के बेटा थे, छत्रसाल के तलवार की बखान की गई है, बड़ाई किया जा रहा है छत्रसाल की तलवार के। क्या कह रहे हैं कि निकस तम्यांते मयुखे प्रलय भानु कैसी फारे तम तुम से गयंदन के जाल को, लागत लपकी कंठ बैरिन के नागिन रुद्र ही रिझावे दे मुंडन की माल को।
लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहा लो बखान करूं तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कतिले के टेकाटी कटी, अकली का सिकीला की कलती उदती काल को। इसमें छत्रसाल के तलवार का बखान किया गया है, वर्णन किया गया है दोस्तों, समझना सब कोई। फोकस है क्या, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। निकट तम्यांते मौखे प्रलभानु के सिफारे तम तुम से गयंदन के जाल को, लागत लपके कंठ बैरी न के नागिनिसी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहा लो बखान करूं तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कतीले के टेकाटे कटी, अकली का सिकीला की कलेऊ देती काल को। ये है काव्य खंड है, इसको पढ़ना पड़ता है। हो समझ में आ गया दोस्तों? यस। मलेच्छ वंश था, वंश मुगल वंश जैसे था वैसे ही मलेच्छ वंश था। अब देखिए, निकसत म्यान, म्यान से तलवारें निकल रही है। छत्रसाल, छत्रसाल की तलवार की बखान कर रहे हैं। अब हम लोग को भारत का बखान करने के लिए कोई कहे तो हम लोग कह देते हैं ना। अब अपने गांव का बड़ाई करना हो आपको, अपने गांव पर निबंध लिखे, लेख लिखना है। हम कहते हैं हमारा गांव बहुत सुंदर है, चारों तरफ हरियाली हुई है। गांव में खेती होता होगा तो जरूर होता होगा, लेकिन हम लोग लिखते हैं चारों तरफ हरियाली, मतलब बढ़ा चढ़ा कर, वास्तविकता भी लिखते हैं ऐसा। हमारा गांव तो भारत माता गांव में ही निवास करती है। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ हम लोग शब्दों को बढ़ा चढ़ा के, हमारे गांव में इतने विद्यालय हैं, एकदम मतलब अच्छे लेवल के विद्यालय है, पता नहीं वहां पे टीचर आते होंगे या नहीं, कुछ इस तरह का होता है। चलो फोकस करो यहां पर। तो छत्रसाल की तलवार को बता रहे हैं भूषण जी कि निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी। अरे निकसत, निकल रही है तलवारें, निकल रही है म्यान से, वे म्यान से निकलती है। मयूख है, निकसत म्यान ते मयूख है प्रलय भानु कैसी। मयूख का मतलब होता है किरणें। क्या होता है? किरणें। ध्यान रखना, मयूख का मतलब हो जाता है किरणें। निकसत म्यान ते मयूख प्रलय भानु कैसी। अरे जो भानु से प्रलय की किरणें निकलती है ना, उसी प्रकार छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलती है। तो छत्रसाल की तलवार कैसे निकलती है? म्यान से निकल रही। किस प्रकार? जैसे सूर्य से प्रलय की किरण निकलती है, प्रलय की किरण निकलती है ना, एकदम अंधकार को चिरते हुए निकलती है, वैसे ही म्यान में से छत्रसाल की तलवार निकलती है। म्यान जिसमें रखा होता है, समझ आया? हारे तम तोम से गयंदन के जाल को, तम तोम से, जिस प्रकार अंधकार को चिरते हुए प्रकाश निकलता है सूर्य का, उसी प्रकार से यह हाथी के ऊपर। गयंदन क्या होता है? हाथी का बहुवचन रूप होता है गयंदन। गयंदन के जाल को, हाथी के ऊपर जो जाल रखा गया उसको एकदम तलवार का दे दनादन चिरते जा रहा है, काट रहा है। कौन बता रहा है? भूषण जी बखान कर रहे। पहले पद में तो उन्होंने बखान किया किसका? पहले कवित्व में उन्होंने किसका बखान किया? शिवाजी का, प्रथम वाला में। सेकंड वाला में कर रहे हैं किसका? छत्रसाल के तलवार का। कह रहे हैं कि म्यान से तलवारें उनकी इस प्रकार निकलती है जैसे सूर्य की किरणें प्रलय बनकर निकलती है, हार देती है। जैसे जिस प्रकार से प्रलय की जो किरणें होती है ना, वो अंधकार को चिरती हुई निकलती है। फारे तमतोम से गयंदन के जाल को, उसी प्रकार से इनकी जो तलवारें हैं, गयंदन हाथी के ऊपर जो जाल लगा है उसको काट देती है। लागती लपक के कंठ बैरिन के नागिनी सी, बैरिन के, अरे ऐसा लगता है कि लपक लेगा कंठ को, गला को लपक लेता है। कौन? तलवार उनका, जैसे नागिन लपेट लेता है बैरिन। बैरिन मतलब दुश्मन। जिस प्रकार नागिन दुश्मनों के गले में लिपट जाता है, उसी प्रकार छत्रसाल की जो तलवार है ना, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी, लगता है कि गला काट देगा एकदम तुरंत। जैसे मृत्यु का यहाँ पर संबोधन है कि अगर नागिन किसी के गले में लिपट जाना, नागिन गले में लिपट जाती है ना, तो क्या होता है? मृत्यु। लागती लपक की कैंटीन की तलवार लपक के मारता है, ऐसा कि एकदम कोई बचने वाला नहीं है। जिस प्रकार बैरी न के, बैरी मतलब बैरी, बैरी मतलब दुश्मन, दुश्मन के, शत्रुओं के कंठ को, गला को ये काट गिराता है, जैसे कि नागिन उसके गले में सवार हो जाए। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। रुद्र ही भगवान शिव का भयंकर रूप, क्रोधित रूप को रुद्र रूप कहा जाता है, रुद्रावतार। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, भगवान शिव को, लेकिन शिव रूप को नहीं, रुद्र रूप को। उनका क्रोधित रूप है, मृत्यु के देवता। रुद्र रूप को रिझाने के लिए, मनाने के लिए दे दे मुंडन के माल को,
शत्रुओं के मुंडियों के माला दिए जा रहे हैं। इनकी तलवार ऐसी है कि शत्रुओं के गला काट काट के गिरा रही है, और ऐसा लग रहा है कि गला के जो मुड़ी कटे हुए ना सिर, इसके गला के जो माला है ये भैया रुद्र को दिया जा रहा है। किसको? रुद्र को। लाल क्षितिपाल है, क्षितिपाल के लाल छत्रसाल, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। अरे बाप, अरे आप तो क्षितिपाल के लाल है जी छत्रसाल जी। लाल क्षितिपाल, क्षितिपाल के लाल हो छत्रसाल, महाबाहुबली है आप। बखान कर रहे हैं कौन? शिवाजी की तो बखान कर लिए, अब भूषण जी का बखान कर रहे थे। कौन? सॉरी, छत्रसाल जी के तलवार की बखान कर रहे हैं। अरे कह रहे हैं कि अरे लाल क्षितिपाल है, तुम तो क्षितिपाल के लाल हो छत्रसाल, महाबाहुबली हो, महाबाहुबली, महान हो, बहुत बलवान हो। कहां लो बखान करूं तेरी करवाल को। अरे अब कितना बखान करूं तुम्हारी करवाल को। करवाल का अर्थ हो जाता है तलवार। क्या हो जाता है? तलवार। कहां लो बखान करूं तेरी करवाल को। है अब कितना बखान करूं तुम्हारी तलवार का। तुम्हारी तलवार को तो मत पूछो। जैसे सूर्य की किरणें प्रलय बन के निकलती है, वैसी तुम्हारी तलवारें म्यान से निकलती है, चिरती हुई, फाड़ती हुई, शत्रुओं के गला को काटती हुई, जैसे कि नागिन उसके गले में लिपट गई हो। तुम्हारी तलवारें शत्रुओं की गला को काटती है, और फिर मुंडन की माला जो रुद्र को दिया जा रहा है, भगवान शिव के क्रोधित रूप को। ऐ लाल के क्षितिपाल, क्षितिपाल के लाल, अब तुम्हारी तलवार का कितना बखान करूं। प्रतिभटक कटक कटीले केते काटी काटी, ये एक एक शत्रुओं के समूह को, दुश्मनों को कटक काटी काटी, काट काट करके क्या कर रही है भाई? काट रही है। ध्यान रखना, प्रतिभट का मतलब सूत्र योद्धा होता है, कटक मतलब समूह होता है, कटीले मतलब काटने वाला होता है, केते माने कितने होता है। शत्रुओं के समूह को काट काट करके नष्ट कर रही है। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, काट काट करके केते काटा जा रहा है भाई मेरे। ध्यान रखना। मैं जरा पानी पी लेता हूं। समझ आ रहा है बच्चों? अब देख लो यहां पर, कटक कटीले केते काटी काटी, समय क क क क क अनुप्रास अलंकार हो जाएगा जब अगर पूछेगा तो अलंकार बताएंगे। शत्रुओं के समूह को काट रही है, कटाकट, खच 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 काट रही है तुम्हारी तलवारें। कलिकासी किलकी कलेऊ देती काल को, कलिकासी किलकी, कलिकासी, कलिका देवी को दिया जा रहा है कलेऊ के रूप में। काल की देवी कलिका को, काल की देवी कलिका को कलेऊ के रूप में, कलेऊ मतलब भोजन, भोजन के रूप में सबको दिया जा रहा है। समझ में आ गया होगा? कलिका सी किलकी, किलकी मतलब आनंदित होकर के, खुशी से, उत्सव में। काल की देवी कलिका को कलेऊ के रूप में दिया जा रहा है। कलेऊ मतलब कहता ना कि कलेवा आया है, मतलब भोजन आया है, खाना आता है ना। लड़कियां जब शादी करके जाती है तो वहां से नैहर बोलते हैं ना, मायके से आता है ना खाना, या फिर जो भी होता है, पता नहीं, हाँ शायद वहीं से आता है, तो कहते हैं कि इनका कलेवा आया है। कलेवा आना मतलब कि भोजन वहां से खाने के लिए आता है। तो कलेऊ दिया जा रहा है किनको? माँ कलिका को, काल की देवी को। भाई तलवार तो तुम्हारा एकदम गर्दा है। कौन कहा? भूषण जी। तो ये चैप्टर का अर्थ रहा बच्चों। अब देखो जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर, क्वेश्चन आंसर समझेंगे। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? शिवाजी की तो तुलना भूषण ने इंद्र से कर दिया, समुद्र की अग्नि से कर दिया, भगवान राम से कर दिया, हवा से कर दिया, शिव जी से कर दिया, शंभू जी से, परशुराम जी से किया, जंगल की अग्नि दावा अग्नि से कर दिया, चीता से कर दिया, बाघ से कर दिया, तेज मतलब प्रकाश से कर दिया, साथ ही साथ कृष्ण से भी कर दिया। कहा था ना कि जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र अग्नि का पानी पर, भगवान राम का रावण पर, वायु का बादल पर, शिव जी का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, दाव अग्नि का वृक्ष की टहनियों पर, लताओं पर, चीता के मृग के झुंडों पर, हाथियों पर, बाघ का तेज का अंधकार पर, कृष्ण का कंस पर राज है, उसी प्रकार से बल्लेश वंश पर शिवाजी का राज है। तो शिवाजी की तो तुलना भैया इन लोगों से की गई। क्लियर हुआ?
यस सर, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। हाँ ठीक है, रहो। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की? शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से इसलिए की है क्योंकि पशुओं के राजा शेर का पूरे जंगल में राज होता है। पशुओं का राजा शेर का पूरे जंगल में राज होता है। सभी पशु उसकी एक दहाड़ से कांपने लगता है। अगर शेर दहाड़ दे तो सारे जीव छिप जाते हैं, थरथराने लगते हैं। वह बहुत ही बलशाली होता है शेर। उसी प्रकार शिवाजी भी शेर है, शिवाजी शेर है। बाकी लोग जैसे शेर दहाड़ता है तो बाकी पशु थरथराने लगते हैं, कांपने लगते हैं, उसी प्रकार शिवाजी भी शेर है। दहाड़ते हैं ना तो किसी की बोलती नहीं होती है, बोलने की औकात तक नहीं, तो बोलती सबकी बंद हो जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि देख लो, ऐसे ही शिवाजी भी शेर की भांति बलशाली है, पराक्रमी है तथा शौर्यवान है। कौन कह रहा है? क्षण जी कह रहे हैं। चले जी, ये क्या लिखा है तो आप तो समझ ही रहे हो। छत्रसाल की तलवार कैसी है भाई? अब लो, अभी पढ़े छत्रसाल की तलवार के बारे में। अरे छत्रसाल की तलवार रौद्र रूप धारण कर रखा है। भगवान रुद्र, शिव के भयंकर रूप को तलवार ने धारण कर लिया है। उनकी तलवार तो इतनी धारदार है, धार है, उसके अंदर तेज है कि हाथी के ऊपर जो लोहे की जाली पड़ी थी उसको खचाखच काट रहा था, उसकी जालियों को काट रही है। इससे वह अंधकार को चिरकर निकलते हुए सूर्य के समान चमकते हुए प्रतीत हो रही है। उनकी तलवार शत्रुओं के गले में मृत्यु के समान लिपट जा रही है। शत्रुओं के सिरों की माला शिवाजी को अर्पित कर रही है। मैं अभी बताया ना, शिव जी को दिया जा रहा है। कुछ इस तरह से इनका तलवार था, बखान हो गया है। नीचे लिए गए अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करें। अर्थ लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति फलाना चिलाना पाठ से ली गई है, ये तो आपको पता है। लागती लपकी कंठ बैरी न के नागिनी सिरुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। प्रस्तुत पंक्ति भूषण कवि की कविता छत्रसाल दशक से संकलित है। ये छत्रसाल दशक से लिया गया है। कवि जो है तलवार की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि छत्रसाल की जो तलवार है वो दुश्मनों के गले में तेज गति से जहरीली नागिन के समान लिपट जाती है। नागिन के समान निपट जाती है। लागती लपकी, लगता है कि लपक लेगी उसके कंठ को, गले को, दुश्मन के बैरिन के कंठ को नागिन की तरह। तो कहते हैं कि जहरीली नागिन के समान लिपट जाती है उनकी तलवार, और देखते ही देखते उनके सिर धड़ से अलग हो जाते हैं। खत्म। देखते ही देखते उनके सिर धड़ से अलग हो जाते हैं। तलवार द्वारा सिरों के यूं कट कर गिरते देखकर ऐसा लग रहा है, खचाखच सर कट रहा है, गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए, खुश करने के लिए मुंडन माल अर्थात सिरों की माला अर्पित करना चाहते। समझ में आया बच्चों? यस सर जी। अब चलिए, प्रतिभट कटक कतीले के टिकाटी काटी। मतलब प्रतिभट कटक कटीले के टिकाटी काटी, कली का सिकिला की कलेऊ देती काल को। प्रस्तुत पंक्ति ये सब तो कर लोगे अपना। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार शत्रुओं को काटकर कलिका अर्थात काली देवी को सुबह का नाश्ता प्रदान कर रही है। काली देवी को भोजन दिया जा रहा है। यहाँ पर भोजन भी आप कलेवा भी लिख सकते हो। कलिका देवी को कलेवा प्रदान कर रही है। सर कट रहा है जी। शत्रुओं को काट कर कलिका को, कलिका अर्थात काली को, जो काल की देवी होती है, उनको भोजन दिया जा रहा है। अर्थात वह मृत्यु की देवी को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं का कलेवा प्रदान कर, मां को खुश करने के लिए बलि दी जाती है ना, वैसे यहाँ पर इन शत्रुओं की गला काट करके मां को प्रसन्न करने के लिए दिया जा रहा है कि लो मां, तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया हो इन सब के गले को। ऐसी तलवार है उनकी। छत्रसाल की तो तलवार शत्रु योद्धाओं के अनेक समूहों को काट रही है। प्रतिभट कटक कटीले, काटने वाले, केते कितने, काटी काटी कितने समूहों को, प्रतिभट समूहों को, शत्रुओं के समूहों को खचाखच काटती जा रही है उनकी तलवार।
यही है इसका सिंपल है। आप समझ गए तो फिर सब समझ में आ रहा होगा। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट है? देखिए ये बात बहुत अच्छी है। भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि थे, किंतु अलंकार निरूपण करते समय उनका आचार्य रूप बहुत सफल नहीं हो सका। वो आचार्य थे पर अलंकार जब प्रयोग होता था तो अच्छे प्रकार से सफल नहीं हो पाते थे। उनका काव्य रूप ही ज्यादा सफल रहा। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। रीतिकाल में मैं आपको शुरू में बताया कि प्रायः जो कवि थे वो सब श्रृंगार रस की कविता रचना किया करते थे, श्रृंगार रस की। लेकिन ये सबसे अलग, प्रायः सभी कवि श्रृंगार रस की कविता लिखते थे, लेकिन कवि भूषण ने इन सबसे हटकर वीर रस की प्रमुखता दी। ये इन सबसे अलग हो गए, विशेष बन गए। क्यों? रीतिकाल के होकर भी ये श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं दी है, जबकि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्रायः सब कोई अपना काव्य रचना श्रृंगार रस में ही किया करता था, लेकिन भूषण जी उसको वीर रस में, देखो वीरता का प्रधान बखान किए हैं इसमें। पहले वाले कवित्व में किसका बखान किए? शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी का, और दूसरे वाले में छत्रसाल के तलवार का। अब देखिए आपके अनुसार दोनों छंदों में कौन अधिक प्रभावी है और क्यों है? तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। मेरे अनुसार, मैं अपने अनुसार लिख दिया हूं, मेरे अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी पहला वाला है। पहला वाला इसलिए अच्छा लगा कि चलो इंसान का एक अच्छा रूप दिया गया कि हाँ जैसे ये उन पर राज करते हैं, मतलब कि रावण पर राम का राज। ठीक है, तो रावण तो भाई पापी था ना, अधर्म था उसके अंदर, असत्यता थी उसके अंदर, पापी था। तो पाप के ऊपर, असत्य के ऊपर सत्य की जीत, पाप के ऊपर धर्म का जीत, अधर्म के ऊपर अधर्म का जीत होना चाहिए, पाप के ऊपर पुण्य का जीत होना चाहिए। तो क्या था वो? अच्छा चीज था, वो अच्छा चीज था भाई। लेकिन अब अगर काटते जाओ, तलवार की बखान कर रही थी, तलवार लोगों को काट रही है, ये सब क्या? तो मेरे अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी पहला कविता, क्योंकि इसमें शिवाजी के बल, साहस और पराक्रम का वर्णन बड़ा ही अच्छा है, सुंदर रूप में किया गया है। वैसे भी चेतन प्राणी के बल, साहस और पराक्रम का बखान अच्छा लगता है। वास्तव में ऐसा होता है, छत्रपति शिवाजी थे उस लायक, उनका बखान अच्छा लगता है। और वही तलवार की महिमा कुछ खटा, तलवार की महिमा मत करो, तलवार तो काटने वाली चीज है। अब तलवार की महिमा क्या है? तो ठीक है, महिमा किए हैं, आपका शिकायत नहीं किया जा रहा है भूषण जी, लेकिन जब ऑप्शन आ गया कि पहला कवित्व और दूसरा कवित्व में आप सबसे अच्छा किसको चुनोगे, तो मैं तो पहला कवित्व को चुनूंगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में छत्रपति शिवाजी थे उस लायक, और उनकी वीरता का, शौर्यता का बखान किया गया है उनका, तो वो अच्छा है और अच्छा लगता भी है। जो वास्तव में जो चेतन प्राणी होता है उसका बल, साहस और पराक्रम का बखान अच्छा लगता है। लेकिन अब तलवार का बखान, अब बंदूक का कोई बखान करे, बंदूक का यार गन है, ये इतना ये होता है, ये इतना, अब उसमें क्या भाई, जो मौत देता हो सबको उसकी बखान करना है। फोकस करो सब कोई प्लीज। खत्म हो गया क्या? खत्म तो हो गया लो। अब ये जबरदस्त है, ये जबरदस्त सारी बातें आ गई कि भूषण जी की कविता की भाषा ब्रज थी। भूषण जी की कविता की भाषा कौन भाषा थी दोस्तों? ब्रज भाषा थी। शिवराज भूषण में 384 छंद थे, इसमें से 105 अलंकारों का निरूपण है। मैं बताया था ना। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? 52 मुक्तक है। प्रथम छंद में वीर रस का है और द्वितीय छंद में रौद्र रस का है। प्रथम जो छंद था, पहला जो छंद था, उसमें वीरता का बखान किया गया तो वीर रस हो गया, और द्वितीय जो छंद था जिसमें रौद्र रूप का, यानी कि रौद्र रस हो गया, भयंकर रूप। भयंकर रूप को हम लोग रौद्र रस कहते हैं। एक दर्द। चलो तो चैप्टर भी खत्म हो गया। फाइनली हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी कर लिया और क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। थैंक यू सो मच। जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा हिंदी शुरू से नहीं पढ़े हैं, हम व्याकरण हमें नहीं आता, हिंदी नहीं समझ आता, तो उनके लिए हम स्पेशल बैच खोले हैं भाई। अगर आप चाहो, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे हमेशा। यूट्यूब पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे ना, क्योंकि हमारा बहुत सारा लेक्चर यूट्यूब पर है अवेलेबल, जो चाहता है पढ़ना वो पढ़ सकता है। लेकिन जो बच्चे स्पेशल 100 मार्क्स हिंदी की स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हैं, विधिवत शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ वास्तव में जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमारे विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना।
मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि जो बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ चले गए, इतना लेसन में मुझे तो पता ही नहीं, शुरू से पढ़ाते तो मजा आ जाता, अच्छा नोट्स मिल जाता, टेस्ट भी ले लेते सर, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा लेते। तो वो भाई साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से और ज्वाइन कर लेंगे विजय बैच को। 499 मात्र उसका चार्ज है, उसमें पूरे एग्जाम तक टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, वैसे तो सब कुछ यहाँ पे, पर यहाँ पे टेस्ट सीरीज कहाँ होगा, टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस हो सकता है, होता है, यूट्यूब पे तो वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए वो स्पेशल बैच है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारा बैच पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, उसमें आप फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे। परसों 20 तारीख से हम लोग फाइनली उसमें बैच शुरू कर रहे हैं। 100 मार्क्स हिंदी की कंप्लीट तैयारी, 100 मार्क्स हिंदी, 100 अंक का पूरा हिंदी का स्पेशल, हिंदी सब्जेक्ट का स्पेशल हम लोगों ने विजय बैच, जिसका नाम है विजय बैच। जो बच्चा इस बैच में ज्वाइन करेगा भाई वो तो पक्का विजयी होगा। इसमें क्या क्या है, पूरा चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज, साथ ही साथ आपको कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हैं, साथ ही साथ हिंदी ग्रामर होगा, उसमें ग्रामर का एक एक टॉपिक आपको वीडियो लेक्चर लाइव क्लासेस के साथ साथ वीडियो अपलोडेड भी हो जाएगा वहां पर। उसके साथ साथ हम लोग पीडीएफ नोट्स वहां पर आपको दिया जाएगा, आप नोट्स भी बनाना चाहोगे तो बना सकते हो पीडीएफ नोट्स के माध्यम से। साथ ही साथ आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव, करीब 2000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव एक साथ वहां पर कलेक्शन करके दिए जाएंगे। यहाँ पर तो सब हम दे ही रहे हैं आप लोगों को, वहां पर स्पेसिफिक अगर विधिवत चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 2000 ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, 2000 ऑब्जेक्टिव, नहीं तो ये समझ जाएगा कि 2000 रुपया लिखे हैं सर, 2000 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना सब। साथ ही साथ सारे हिंदी का अभी तक समझ लो कि डेली अगर एक टेस्ट उसमें हम लोग ऐड करते हैं, तो अगर हम जून से ही समझते हैं, मान लो कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मान लो 5 दो 7 महीना, 7 महीना में कितने दिन हो गए टोटल, 7 गुना में 30, 210 दिन 7 महीना में। अगर हम 8 महीना लिखते हैं, जनवरी को भी लेते हैं तो 240 दिन, चलो 40 दिन माइनर मान लो कि हटा दिए, संडे छुट्टी फुट्टी सब हटा दिए, 200 दिन में आपका 200 टेस्ट होगा, 200 टेस्ट होगा। एक टेस्ट में बच्चों 20 क्वेश्चन, एक टेस्ट में कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, तो 200 टेस्ट में 4000 आपने क्वेश्चन। अब बताओ जिस सब्जेक्ट से 4000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर लोगे, कौन माइक अलाउड होगा कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत होगा, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका कोई गलत कर सकता है, नहीं ना। यूट्यूब पर भी मेरा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का सेशन इधर उधर सब पड़ा हुआ है, लेकिन आप एक साथ यूट्यूब पे कलेक्शन कहां से लोगे, प्लेलिस्ट में जितना संभव हुआ है। तो 2022 बैच के लिए स्पेशल, अब देखो कि मात्र इस पूरा का सर चार्ज कितना है, एप्लीकेशन पर तो भाई थोड़ा सा उस पर बजट आता है बनवाने का भी, प्लस में उसका जो टेस्ट सीरीज होता है वो सबका टेस्ट वहां पे मेंटेन करना, पीडीएफ नोट्स बनाना, तो वो मात्र ओनली 499 में, मात्र 499 में। जो बच्चे यहाँ पर फ्री में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ो, यूट्यूब पर क्लासेस होती रहेगी, यूट्यूब पर मैं जैसे हिंदी पढ़ा रहा था वैसे मैं पढ़ाते रहूंगा, केमिस्ट्री पढ़ा रहा था केमिस्ट्री, सारी बैचेस चलती। लेकिन स्पेसिफिक अगर आप स्पेशल फॉर 2022 बैच हिंदी 100 मार्क्स की कंप्लीट विधिवत तैयारी करना चाहते हैं इन सारी फैसिलिटीज के साथ, तो आप हमारे बैच में, विजय बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। कल तक लास्ट है, परसों से हम फाइनली बैच उसमें शुरू करने जा रहे हैं। शुरू से क्लासेस होंगी, बातचीत पार्ट से शुरू होगा, ग्रामर भी होगा, उसके साथ सारा चीज आपको मिलेगा। उसके साथ पिछले 2009 से 2021 तक का जितना भी हिंदी का क्वेश्चन आंसर हुआ है, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सारा आपको मैं करवाऊंगा विजय बैच में, विजय बैच में। तो आप चाहो तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, डॉक्टर विनीता ये आपका लगातार मैसेज, ओके सर आप तो हमसे बात ही नहीं करते हैं, गुड नाइट सर। क्या हो गया विनीता जी, बोला जाए, हम तो सारे बच्चों से बात करते हैं, लेकिन अभी तो मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा था, पढ़ा रहा था। अब पढ़ाते टाइम अगर मैं बात करूं आपके चैट से रिप्लाई करूंगा, सॉरी भाई, तो भाई मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा आप लोग को। सर सिर्फ हिंदी ही, फिर देखो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो चल रहा है, अगर आप इसकी पैड मतलब विधिवत कोर्सेज में आना चाहते हो तो आप हमें कॉल करें। अगर आप हिंदी के अलावा, हिंदी के लिए तो आप इसमें जुड़ ही रहे हो, अगर आपको फिजिक्स प्लस में केमिस्ट्री प्लस में मैथ या फिर प्लस में बायो,
इसका अगर आपको स्पेसिफिक कोर्स चाहिए, स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, तो वो आप हमारी 9155181020 नंबर पर फोन कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप विद्याकुल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको विद्याकुल ऐप को इंस्टॉल करके उसमें हेल्प का वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उसमें बात कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का स्पेसिफिक फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज हम लोग जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वो तो चलता ही रहेगा, आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हिंदी का बाबू देखो 499 कुछ ज्यादा पे नहीं है, उसमें क्या है आप देखो कि आपका 200 टेस्ट होगा और 200 टेस्ट डेली तैयार करना, समझिएगा। प्लस में सब्जेक्टिव का पीडीएफ होगा, सब्जेक्टिव का पीडीएफ, प्लस में ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ होगा, समझेंगे आप सब। आपको चैप्टर वाइज लेक्चर होगा, वीडियो चैप्टर वाइज वीडियो, प्लस में आपका हिंदी ग्रामर का वीडियो होगा, हिंदी ग्रामर का वीडियो, समझिएगा सबको। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। मतलब अब क्या है, बहुत ज्यादा है अब इतना सारा चीज। प्लस में आपको 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इधर 4000 हो गए टेस्ट में, और 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो ये सब टाइप वगैरह करने के लिए तो भाई हमारी टीम करेगी ना, तो उसको कुछ नहीं ये होगा, आप लोग समझ रहे हो ना। तो ये हमारा है विजय बैच। कौन बैच? विजय बैच। अगर आप चाहते हैं उसमें ऐड होना, तो बहुत ज्यादा का रकम नहीं है, इससे ज्यादा पैसा आप इधर उधर गंवा देते हैं। तो आप घर से नहीं, यूट्यूब पर क्लासेस चलती रहेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अपना प्रमोशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ ऐप का। तो आप क्या करोगे, साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल करोगे, साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, कोर्स में जाइए, नीचे पे का ऑप्शन एडमिशन कल तक सीमित, लेकर के परसों से फिर फाइनली हम लोग बैच शुरू कर देंगे, उसके बाद एडमिशन क्लोज। ठीक है, नंबर हमारा तो पता ही है 9155181020। थैंक यू सो मच, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय। और इंग्लिश की क्लासेस के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, तो मैं आपको बता दूं एक चीज, कहाँ है, यहाँ पर है। इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस यूट्यूब पर कैसे चल रही है, समय का थोड़ा सा अभाव है इसलिए हम लोग, और सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है आपका हिंदी इंग्लिश का। तो 9:30 बजे से जो डेली हिंदी चलता है ना, 9:30 बजे से रात को हिंदी चलता है, तो ये 3 दिन चलेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और इंग्लिश जो चलेगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है ना, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, और पिछले कई दिनों से हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो 3 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। जैसे आज मंगलवार था तो आज हम लोगों ने हिंदी किया, कल बुधवार होगा, कल हिंदी करेंगे, फिर बृहस्पति, शुक्र, शनि आपका इंग्लिश होगा। और कुछ बच्चों की ये भी डिमांड थे, आपकी डिमांड पर ही, हिंदी की डिमांड थी तो हिंदी का कोर्स लाया गया। आपका डिमांड अगर इंग्लिश का है, बहुत बच्चों का इंग्लिश 100 मार्क्स का फुल कोर्स चाहिए, एक बार की सर पूरा ऐसा एक कोर्स लॉन्च कीजिए जिसमें हम लोग पूरा शुरू से हिंदी का कंप्लीट तैयारी, ग्रामर भी हो, चैप्टर वाइज सब कुछ, प्रोज, पोएट्री, ऑब्जेक्टिव, पीडीएफ जैसे सब कुछ हो। तो उसका भी आई होप बहुत ही जल्द हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 25 मई को, फाइनली 25 मई को फाइनली लॉन्च होगा। कुछ बच्चों का कहना है कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए जो आप ला रहे हैं टेस्ट सीरीज, हिंदी मीडियम में टेस्ट सीरीज है, उसका इंग्लिश मीडियम में किया जाए। तो वो भी मैं बता दूं कि इंग्लिश मीडियम के लिए टेस्ट सीरीज अलग से आने वाली है, जिसमें केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस, सारे पीडीएफ, सारे नोट्स वगैरह सब कुछ बाबू इंग्लिश में होगा। तो वो भी 25 मई को इसमें लॉन्च होने जा रहा है। अगर आप उसके लिए उत्साहित है, चाहो तो अपने एग्जाम की कंप्लीट विधिवत तैयारी आप यहाँ पर एप्लीकेशन पर भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। पर क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं कब से बता दिया। बाकी जो क्लासेस है वो हमेशा चलती रहेंगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सर जी लल्टू कुमार पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं सर? आर्ट्स का क्लास भी लॉकडाउन, अब सुन रहे कोरोना का गजब का जबरदस्त भयंकर रूप हो गया है, वो ब्लैक फंगस वगैरह सुन रहे हैं कि हो रहा है भाई सबको।
जो बच्चे जो कोरोना वाले हैं, जिनको कोरोना का हो जाता है, उनको ब्लैक फंगस का भी बहुत सारा शिकायत भी देखने को मिल रहा है। तो अभी तो मतलब घर से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो टीचर अभी आने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग सिर्फ स्टडी मटेरियल से ही करें, आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे। साइंस के लिए जितना हम लोग में है उतना हम लोग दे रहे हैं। तो कल कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग क्या करेंगे? कल ऑब्जेक्टिव सेशन रहेगा, हिंदी का जबरदस्त होगा। इसका आप लोग कल की क्लासेस जरूर देखेंगे, जबरदस्त सेशन होगा। और सुबह 6 बजे का क्लास तहलका मचाने वाला होता है। उसमें ऑब्जेक्टिव का सेशन आता है, जबरदस्त जबरदस्त मिशन 2022 बोर्ड एग्जाम, वो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे या इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उसमें जरूर ज्वाइन हो। सुबह 6 बजे जरूर उठ जाओ, आप लोग क्लास ज्वाइन कर लो फटाफट से। वाइल उठ किधर उठा के पढ़ते रह जाओ, ठीक है ना। पहले ही उठ जाओ, 5 बजे तो उठ जाना चाहिए आप लोग को। सुबह 6 बजे क्लास जबरदस्त। जो बच्चा लाइव क्लास मिस कर दिया वो सिर्फ अपलोडेड वीडियो। लाइव क्लास में क्या फायदा होता है? इंटरेक्शन बना रहेगा, साथ ही साथ आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे। उससे बड़ा फैसला, उससे बड़ा मजा कुछ भी नहीं आने वाला है आपकी सफलता के लिए। तो आप लोग सुबह का क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। फिजिक्स का टाइम हो सकता है जय सर सुबह में आए, क्योंकि सुबह में ही अभी 11 बजे तक अलाउ कर रहा है प्रशासन आने जाने के लिए ट्रैफिक का, ठीक है ना। वो भी बहुत शर्त और नियम सख्त पालन करने के साथ साथ। तो फिजिक्स के लिए जय सर हो सके तो सुबह में आएंगे। टाइम का कुछ अगर फेरबदल होगा तो हम आप लोग को टेलीग्राम पर बता देंगे, उस टाइम पर आप लोग करिएगा। क्योंकि अभी संकट आया है पूरे देश में, आपको हमको सबको मैनेज करना होगा। आप भी घर पर हैं, हम भी घर पर हैं, पूरी दुनिया घरों में है, तो सबको मैनेज करना पड़ेगा, टाइम के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो जी, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं ना, फिर किसी बच्चे को कुछ पूछना है? इंग्लिश की क्लास होता है लल्टू जी, अभी तो मैं बताया कि इंग्लिश की क्लास 3 दिन सप्ताह में चलता है। अंग्रेजी का क्लास चलता है जी। केमिस्ट्री का क्लास तो होता है रात 8:15 बजे। रात 8:15 बजे से केमिस्ट्री का क्लास होता है। नो प्रॉब्लम सर, चलो थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, फिर मिलेंगे कल के क्लास में। कल सुबह 6 बजे आप सब जरूर ज्वाइन करें क्लास को। यूट्यूब पर सारी क्लासेस चलती रहेगी, एकदम तहलका मचाने वाली। आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करें, खूब मन लगा करके पढ़े, ठीक है ना। खूब मन लगा करके पढ़िए आप लोग। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर क्लासेस बंद हो जाएगी, बंद क्यों होगा? आप सबके लिए जो एजुकेशन का हम लोग ठाने हैं वो तो करेंगे ही ना। तो ये मत सोचो सब कुछ आपको भी मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ। बस धैर्य के साथ, मेहनत के साथ पढ़ते रहेंगे, सब कुछ क्लासेस ज्वाइन करते रहेंगे, खूब मेहनत करो आप सब, ठीक है।